नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र की। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 8 चरणों वाली डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 240 मिलियन से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने तैयार किए हैं। इनकी प्रकृति सलाहकारी है। इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को अपने स्वयं के नियमों को तैयार करना है। ये दिशा निर्देश स्कूल के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षकों के प्रशिक्षकों और छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं। इससे डिजिटल शिक्षा की योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय पहलों में दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, रेडियो वाहिनी, डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली, शिक्षा वाणी आदि शामिल हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश जिन क्षेत्रों में सुझाव प्रदान करते हैं उनमें डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, साइबर सुरक्षा और नैतिक प्रथाएं शामिल हैं। इसके साथ ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के हिसाब से सत्र की अवधि, स्क्रीन टाइम, समावेशिता आदि क्षेत्र शामिल हैं। आइए अब प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। ये दिशा निर्देश बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा उपायों के साथ साथ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की आवश्यकता को समझने में अभिभावकों की सहायता करते हैं। ये दिशा निर्देश विशेष रूप से सक्षम छात्रों को प्रदान की जाने वाली मदद को भी रेखांकित करते हैं और संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों पर बल देकर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की सहायता करते हैं। इन दिशा निर्देशों में डिजिटल उपकरणों तक पहुंच रखने वाले शिक्षार्थियों और सीमित या बिना पहुंच वाले शिक्षार्थियों दोनों के लिए NCERT के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का उपयोग करने पर बल दिया जाता है। ये दिशा निर्देश देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित करने के लिए डिजिटल शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। अगली खबर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 यानी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 का मसौदा प्रकाशित किया है। ये मसौदा नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा एवं रोजगार पाने और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उभयलिंगी व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 4,88,000 थी। आइए अब जानते हैं इस मसौदा नियम के अंतर्गत शामिल मुख्य बिंदु। जिला मजिस्ट्रेट बिना किसी मेडिकल जांच के आवेदक द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर उभयलिंगी पहचान प्रमाण पत्र और कार्ड जारी करेगा, जबकि पिछले मसौदा नियम में ये प्रावधान था कि यदि कोई आवेदक पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु गलत घोषणा पत्र दायर करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 2020 के मसौदा नियम में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों सहित किसी भी सरकारी या निजी संगठन में भेदभाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगी। सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समिति का गठन किया जाएगा जिस तक उभयलिंगी व्यक्तियों की आसान पहुंच होगी। मसौदा नियमों के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आरोपित व्यक्तियों पर उचित समय में अभियोजन चलाने के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाया गया है। दरअसल धारा 18 उभयलिंगी समुदाय के विरुद्ध अपराधों से निपटने से संबंधित है। राज्य सरकारों को उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने के लिए ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का गठन करना होगा। मसौदा नियमों के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के समावेशन के लिए सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं और कल्याणकारी उपायों आदि की समीक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे उभयलिंगी व्यक्तियों के समावेशन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं और नीतियां बनाएं। अगली खबर संबंधित है उड़ान योजना से। कोविड-19 महामारी के कारण एयरलाइंस द्वारा कम मांग की समस्या का सामना किया जा रहा है।
इसे देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के वित्त पोषण के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वित्त पोषण के संभावित विकल्पों में शामिल हैं जैसे टिकट शुल्क के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से धन जुटाना और अत्यधिक मांग वाले मार्गों पर सब्सिडी वाली सीटों की संख्या में कमी लाना। वर्तमान में इस योजना के तहत एयरलाइंस की एक उड़ान की 50% सीटों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था की गई है। इन सीटों के लिए अधिकतम किराए का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। उड़ान योजना का वित्त पोषण प्रमुख मार्गों की फ्लाइट टिकटों पर आरोपित शुल्कों के माध्यम से होता है। एयरलाइंस को मुहैया कराए जाने वाले VGF में इस शुल्क का अंशदान 80% होता है। शेष 20% का वित्त पोषण राज्य सरकारें करती हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित नहीं है लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम है। हालांकि घरेलू उड़ानों और यात्रियों की संख्या में कमी आने की वजह से VGF में होने वाले अंशदान में कमी आई है। आइए अब हम उड़ान योजना के अन्य पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के एयरपोर्ट्स को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक मुख्य घटक है। ये क्षेत्रीय मार्गों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानें संचालित करने पर आधारित है। अगली खबर राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। इस कदम का उद्देश्य नकदी की समस्या से ग्रसित HFCs को राहत प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करना है। आइए जानते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पास फंडिंग का अभाव क्यों है। IL&FS संकट के बाद बैंक NBFCs को ऋण प्रदान करने से पहले सतर्कता अपनाने लग गए थे। इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपनी ऋण योजनाओं में से 6 को बंद कर दिया था, जिसके बाद से म्यूचुअल फंड्स कंपनियां NBFCs के प्रति सतर्क हो गई थीं। इन कारणों के अलावा कोविड-19 महामारी से उपजी परिस्थितियों ने छोटे HFCs के लिए फंड जुटाने में कठिनाई उत्पन्न कर दी थी। दरअसल एक HFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है जो मुख्यतः लेन देन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न होती है। HFCs मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती, ये भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती और चेक जारी नहीं कर सकती हैं। HFCs को RBI के विनियमों के अंतर्गत NBFC माना जाता है। पिछले वर्ष HFCs के विनियमन का कार्य नेशनल हाउसिंग बैंक से लेकर RBI को सौंप दिया गया था। अगली खबर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित है। सरकार सक्रिय दवा सामग्रियों यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर आयात शुल्क यानी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश के बल्क ड्रग विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत APIs पर लगभग 10% का बेसिक सीमा शुल्क आरोपित करता है। सक्रिय दवा सामग्रियां या बल्क ड्रग एक दवा उत्पाद का जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है जो दवा के निर्माण के लिए जरूरी होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। हालांकि भारत की विनिर्माण क्षमता कुछ अन्य देशों की तुलना में बहुत कमतर रही है, जिससे सस्ते आयात का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। भारत वर्तमान में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लगभग 70% आयात के लिए चीन पर निर्भर है। आयात शुल्क में वृद्धि घरेलू विनिर्माताओं जब तक कि वे अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा लेते एक समान अवसर सुनिश्चित करेगी। घरेलू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हालिया कदम। बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए योजना। इसका उद्देश्य राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क विकसित करना है। इसके लिए केंद्र से राज्यों को अनुदान प्राप्त होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। आधार वर्ष 2019-20 से अगले 6 वर्षों के लिए 53 महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स के पात्र विनिर्माताओं को उनकी वृद्धिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
अफगानिस्तान पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौता आपटा। पाकिस्तान ने आपटा के तहत वाघा सीमा से होते हुए भारत में अफगान निर्यात को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये समझौता अफगान व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए पाकिस्तान की पूर्वी वाघा सीमा तक पहुंच प्रदान करता है, जहां से भारतीय ट्रकों पर अफगान माल की ढुलाई की जाती है। हालांकि आपटा अफगानिस्तान को भारत से निर्यात की अनुमति प्रदान नहीं करता है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने RLIP यानी रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में जारी स्थगन आदेश को हटा दिया है। परियोजना का लक्ष्य आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के 4 जिलों में 19 लाख एकड़ भूमि के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र की सीमा दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर में तेलंगाना से सटी हुई है। इस सिंचाई परियोजना के लिए श्रीशैलम परियोजना से जल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए नहर के माध्यम से जल का परिवहन किया जाएगा। श्रीशैलम बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर किया गया है। ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ATL। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की अटल टिंकरिंग लैब पहल के तहत इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार लाना और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप विनिर्माताओं में परिवर्तित करना है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। अटल इनोवेशन मिशन भारत में 10 लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषक बनाने के दृष्टिकोण से देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर रहा है। भारत में बाघ की गणना ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस सर्वेक्षण के दौरान कैमरा ट्रैप्स को 141 अलग अलग क्षेत्रों में 26,838 स्थानों पर स्थापित किया गया था। कैमरा ट्रैप्स मोशन सेंसर्स के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण हैं, जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर देते हैं। पिछले वर्ष जारी इस गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है। इस प्रकार भारत में विश्व के लगभग 75% बाघ निवास करते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन। हाल ही में प्रदीप सिंह, जो कि वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक विजेता रहे हैं, उनको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनके रक्त के नमूने में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की मात्रा के लिए परीक्षण सकारात्मक पाया गया था। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण शरीर में होता है और ये मस्तिष्क के आधार के निकट स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अस्थि, अंग और उपास्थि के विकास में सहायता करता है और क्षतिग्रस्त मांसपेशियों की मरम्मत में भी सहायता करता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा इस हार्मोन के उपयोग को प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता से बाहर रहने की स्थिति में भी प्रतिबंधित किया गया है। मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने, तंदुरुस्ती लाने, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत आदि के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उपयोग किया जाता है। होप मंगल मिशन। ये संयुक्त अरब अमीरात का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है, जिसे इस सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा और मंगल ग्रह के वायुमंडल की गतिशीलता और बाह्य अंतरिक्ष एवं सौर पवनों के साथ इसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। ये मंगल ग्रह की वर्तमान जलवायु और प्राचीन जलवायु के मध्य संबंधों का अध्ययन करेगा। साथ ही अंतरिक्ष में गुम मंगल के वायुमंडलीय तंत्र का भी अध्ययन करेगा। नतांज, ईरान। नतांज वो स्थान है जहां पर ईरान का प्रमुख परमाणु संयंत्र स्थापित है। हाल ही में ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी। इसके अलावा ईरान के अन्य स्थानों पर भी आग लगने और विस्फोट की सूचना मिली थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।